आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो सुनने में बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। एक अरबपति लड़का, एक साधारण लड़की और ताज होटल में एक मुलाकात जो सब कुछ बदल देती है। हमें एक लेख मिला है जिसमें अर्जुन और मीरा की ये प्रेम कहानी बताई गई है। और ये कहानियां मतलब हमेशा दिलचस्प होती हैं। ऊपर से देखो तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है ना? पर अगर हम इसे थोड़ा क्या कहते हैं कुरेदे तो इसमें समाज, पैसा और इंसानी रिश्तों से जुड़ी कई गहरी बातें छिपी होती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू को समझना है। ये किरदार क्या दर्शाते हैं, कहानी में जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं उनका क्या मतलब है, और असल में इस तरह की कहानियां हमें क्या बताती हैं। चलिए इस फिल्मी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले किरदारों को ही समझते हैं। कहानी के हीरो हैं अर्जुन कपूर। लेख उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाता है जो सच में एक सोने के महल में पैदा हुआ, बेशुमार दौलत, प्राइवेट जेट, दुनिया भर में घर, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन है। ये एक क्लासिक ट्रोप है ना, द लोनली रिच बॉय। हाँ, और ये सिर्फ एक ट्रोप नहीं है, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। लेखक अर्जुन को उस वर्ग के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिसके पास भौतिक रूप से तो सब कुछ है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से दिवालिया है। दौलत अक्सर एक सोने का पिंजरा बन जाती है। लोग आपसे नहीं, आपके पैसे से, आपके स्टेटस से जुड़ते हैं। अर्जुन की तलाश पैसे से परे एक असली कनेक्शन की है, एक ऐसे रिश्ते की जो ट्रांजैक्शनल ना हो। और इसी खालीपन को भरने के लिए कहानी में आती है मीरा, धारावी की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली लड़की जो हाथ से स्कार्फ बनाकर गुजारा करती है। तो क्या वो सिर्फ एक डैम्सल इन डिस्ट्रेस है जिसे बचाने एक राजकुमार आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि लेखक ने मीरा को अर्जुन के बिल्कुल उलट घड़ा है। वो डैम्सल इन डिस्ट्रेस नहीं है, वो कहानी का मॉरल कंपस है, मतलब एक नैतिक ध्रुव। वो उस सादगी और सच्चाई का प्रतीक है जो अर्जुन की दुनिया से गायब है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख में उसकी गरीबी को बहुत रोमांटिसाइज किया गया है, जैसे उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। ये एक तरह से इस विचार को मजबूत करता है कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, सादे जीवन में है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग दुनिया के दो किरदार हैं, एक भावनात्मक रूप से खाली और दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर। और कहानी का मोड़ तब आता है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं, और वो भी ताजमहल पैलेस होटल में। इस जगह का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प, क्योंकि ताज सिर्फ एक 5 स्टार होटल नहीं है। ये भारत में पुरानी विरासत और नई दौलत का संगम है। ये वो जगह है जहां पावर डील्स होती हैं, जहां स्टेटस का प्रदर्शन होता है। और इसी जगह पर मीरा अपनी माँ की सिली हुई सूती ड्रेस पहनकर पहुंचती है। सोचिए, डिजाइनर गाउन और महंगे सूट की भीड़ में एक सूती ड्रेस। ये तो सीधा सीधा एक विजुअल टकराव है। लेखक साफ तौर पर दो वैल्यू सिस्टम्स को आमने सामने खड़ा कर रहा है। एक तरफ दिखावा और भौतिकवाद, और दूसरी तरफ सादगी और असलियत। बिल्कुल, और कहानी में उनकी मुलाकात भी एक एक्सीडेंटल कोलिजन से होती है, जहां मीरा अर्जुन से टकरा जाती है। ये भी एक क्लासिक फिल्मी तरीका है, लेकिन इसका गहरा मतलब ये है कि समाज में ऐसे वर्ग भेद की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए कहानी में किसी एक्सीडेंट या किस्मत का सहारा लेना ही पड़ता है। असल जिंदगी में अर्जुन और मीरा जैसे लोग शायद ही कभी इस तरह मिल पाते। और इसी मुलाकात के बाद वो पल आता है जो कहानी का केंद्र है। अर्जुन मीरा को हॉल पार करने में मदद करता है। सब लोग उन्हें घूर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, और जाने से ठीक पहले जब मीरा उसे धन्यवाद कहती है, अर्जुन अचानक सबके सामने उसके गाल पर किस कर लेता है। लेख इसे एक बेहद रोमांटिक पल की तरह दिखाता है। हाँ, कहानी के नजरिए से ये प्यार का इजहार है। एक ऐसा पल जहां अर्जुन समाज के नियमों को तोड़कर अपने दिल की सुनता है। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, क्या ये सच में इतना रोमांटिक है, या फिर इसमें सत्ता का एक खेल भी छिपा है? मतलब एक शक्तिशाली अमीर आदमी एक अजनबी और सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा कमजोर लड़की को बिना उसकी सहमति के भरी महफिल में चूम लेता है। आज के समय में इसे कैसे देखा जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर इस कहानी का विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। लेख इसे बेशक रोमांस के चश्मे से देखता है, लेकिन अगर हम एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो इसमें पावर डायमेंशन साफ नजर आते हैं। अर्जुन का ये कदम सिर्फ एक इम्पल्सिव रोमांटिक जेस्चर नहीं है, बल्कि ये उसकी ताकत का भी प्रदर्शन है।
वो ये कर सकता है क्योंकि वो अर्जुन कपूर है। अगर यही काम कोई साधारण लड़का करता तो शायद उसे क्रीप कहा जाता। तो ये पल हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि रोमांस और अधिकार के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। सही बात है। कहानी आगे बढ़ती है और अर्जुन मीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। वो बुटीक से होते हुए धारावी में उसके घर तक पहुंच जाता है। एक अरबपति उसकी तंग गली में खड़ा है। फिर से एक बहुत फिल्मी सीन। हाँ, और यहाँ लेखक इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन वहाँ कोई महंगे तोहफे लेकर नहीं जाता, वो विनम्रता से जाता है। वो मीरा की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि उसका प्यार सच्चा है। वो मीरा को बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, यहाँ भी एक सवाल उठता है। एक अमीर लड़के का इस तरह किसी लड़की का पता लगाकर उसकी घर तक पहुंच जाना, क्या ये रोमांटिक है या निजता का उल्लंघन? कहानी हमें एक ही पक्ष दिखाती है। और जैसा कि उम्मीद थी, इस रिश्ते का विरोध होता है। अर्जुन का परिवार आग बबूला हो जाता है। लेख में उनका डायलॉग सीधे किसी टीवी सीरियल से उठाए हुए लगते हैं। एक कपूर खानदान का लड़का है, एक गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकता है? वो हमारे रुतबे की नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे लेखक बहुत साफ तौर पर सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मुद्दा उठा रहा है। ये सिर्फ अमीर और गरीब का मामला नहीं है, ये स्टेटस और इज्जत की लड़ाई है। अमीर परिवार अपनी सोशल कैपिटल मतलब अपनी सामाजिक पूंजी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। उनके लिए शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों के स्टेटस का मिलन है। मीरा से शादी करना उनकी नजर में अपनी सामाजिक पूंजी को घटाना है। अर्जुन इसके खिलाफ खड़ा होता है और मीरा भी एक पल के लिए पीछे हटती है। वो कहती है, तुम्हारी दुनिया मुझे कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन अर्जुन उसे यकीन दिलाता है कि उसे दुनिया की नहीं, सिर्फ उसकी जरूरत है। और अंत में वो शादी कर लेते हैं। और शादी का सीन भी बहुत प्रतीकात्मक है। कोई भव्य समारोह नहीं, कोई आलीशान महल नहीं, बल्कि समंदर किनारे एक सादा सा समारोह जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल होते हैं। मीरा अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहनती है और अर्जुन एक साधारण कुर्ता। ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि अर्जुन और मीरा का अपने अपने समाजों के खिलाफ एक विद्रोह है। ये उनके मूल्यों की जीत का प्रतीक है, सादगी की जीत, दिखावे के ऊपर। तो कुल मिलाकर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और एक आदर्श अंत पर पहुंचती है। प्यार की जीत होती है, सामाजिक दीवारें टूट जाती हैं। हाँ, कहानी का सार यही है कि सच्चा प्यार वर्ग, पैसा या स्टेटस नहीं देखता। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें यह भी देखना होगा कि ये एक फेरी टेल है, एक काल्पनिक कहानी है। ये हमें एक उम्मीद देती है, एक आदर्श दुनिया दिखाती है जहां ऐसा मुमकिन है। असल जिंदगी में इस तरह के रिश्तों में चुनौतियां शायद शादी के बाद शुरू होती हैं। सांस्कृतिक अंतर, रहन सहन का फर्क, परिवार का दबाव, कहानी उन सब मुश्किलों को नहीं दिखाती। तो इस पूरी कहानी का विश्लेषण करने के बाद एक आखिरी सवाल मेरे मन में आता है। कहानी का अंत खूबसूरत है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस तरह की अमीर लड़का गरीब लड़की वाली कहानियां आज भी, मतलब 21वीं सदी में भी, इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है इसके दो कारण हैं। एक तो ये कहानियां एक तरह का एस्केपिज्म है, यानी वास्तविकता से भागने का एक जरिया। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है, जो असल जिंदगी में बहुत कठिन लगता है। और दूसरा, शायद ये कहानियां हमारी उस गहरी इच्छा को दर्शाती हैं कि हमें हमारे पैसे, पद या बाहरी रूप रंग के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे हैं वैसी हमें कोई प्यार करे। अर्जुन को मीरा में वही प्यार मिलता है, इसलिए ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि देखे जाने और स्वीकार किए जाने की भी कहानी है। मतलब ये कहानियां एक तरह से हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का आईना है। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल पीछे छोड़ जाती है कि क्या असल दुनिया में हम इन सामाजिक दायरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर हम सिर्फ कहानियों में ही इसे देखकर खुश होना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है।